तो आज जो है हम करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज। देखें, पहला सवाल पढ़ें। कम ऑन, रीड आउट लाउड द वेरी A फर्स्ट। firm has to pay a 20 cent per unit royalty to the inventor of a device which is manufactures and sells. How would the royalty charges be classified in the firm's account? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक फर्म है कि जो हर उस यूनिट पे जो ये मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और बेचती है, उस पे ये एक रॉयल्टी चार्ज देती है 20 सेंट। तो अब ये जो रॉयल्टी ये दे रही है इन्वेंटर को, रॉयल्टी पता है कि क्या होती है? नहीं सर। रॉयल्टी देखो, ये ना इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने कोई चीज इजाद की, कोई फॉर्मूला है या कोई कोई भी चीज इजाद की, अब उसने किसी कंपनी को दी, और कंपनी जो है ना वो क्या है कि उसकी जो इजाद है या उसकी जो भी उसने डिस्कवरी है उसकी, या कोई इन्वेंशन है, तो उससे फायदा उठा रही है, उससे आगे कोई चीज बना रही है। ठीक है ना? तो उसमें फिर ये होता है कि इससे जो जिसने जिसकी भी वो इन्वेंशन है या जिसकी भी वो डिस्कवरी है, उस बंदे को एक तरह का ना एक एक वो किराया दिया जाता है, या जो है मिसाल के तौर पे कह लो कि एक तरह की वो अ, उस शख्स को एक तरह का एक मुआवजा दिया जाता है। और तो ये कहलाता है रॉयल्टी। यानी कि मिसाल भाई, जो भी इन्वेंशन है ना, फर्ज करो कि आपने किसी दवा का वो किसी बीमारी की दवा इजाद कर ली। फर्ज करेंगे आपने किसी बीमारी की दवा इजाद कर ली, या कोई फॉर्मूला ऐसा इजाद कर लिया कि जिससे जो है वो उस बीमारी का इलाज किया जा सके। वो अब जी। आप जो है ना वो फॉर्मूला जो है ना आप जाके किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे देते हैं, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी फिर उस फॉर्मूले से फायदा उठा के ना वो दवाएं लार्ज स्केल पे वो दवा मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम जितनी भी इस दवा की हम जितनी भी डोजेस बनाएंगे, तो वो जो डोजेस हम बनाएंगे बेचेंगे, उस पे जो है ना हम आपको क्या करेंगे, हम एक रॉयल्टी चार्ज देंगे। ठीक है, एक रॉयल्टी चार्ज देंगे। यानी कि हम आपको क्या देंगे, एक तरह का मुआवजा देंगे हम आपको, या जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है ना उसमें हम आपको एक तरह का शेयर देंगे, ये कह सकते हैं आप। तो वो कहलाता है कि रॉयल्टी चार्ज। ठीक है, बिल्कुल। ओके। तो ना एक यानी कि इसका मुझे उर्दू में तो इसका मुझे मतलब नहीं पता है। अच्छा, तो जो है ना क्या कहते हैं, अच्छा बिल्कुल इसी तरह ये हो सकता है कि देखें, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाता हूँ, वो इंस्टीट्यूट मैं उनसे ना कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं ना आपका नाम इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं जी ठीक है, आप हमारा नाम इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसके बदले ना हम जो है ना आपसे जो है जितने भी स्टूडेंट आपके पास आएंगे उसमें से फिर हमारा कमीशन होगा। ठीक है, तो वो जो मैं एक तरह का उनको कमीशन दे रहा हूँ ना, वो आप कह सकते हैं कि वो उनकी रॉयल्टी एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह का अरेंजमेंट होता है कि भाई एक तरह का एक कमीशन हम दे रहे होते हैं इन्वेंटर को। नॉर्मली ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई शख्स कोई चीज ना अपनी दरियाफ्त करता है, या कोई नई चीज अपने दिमाग से बनाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उस शख्स को फिर एक रॉयल्टी चार्ज ना देते हैं। खैर, अब ये कह रहे हैं कि ना ओ, एक पेमेंट हो रही है यहाँ पे इन्वेंटर को, बनाने वाले को, जिस शख्स ने भी वो चीज वो जो डिवाइस जो है बनाई है, जिस शख्स ने भी इजाद की है वो डिवाइस, उसको एक रॉयल्टी पेमेंट कर रही है कंपनी। कितने 20 सेंट की एक रॉयल्टी पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो जी। जो है ठीक। ना इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि आउट ऑफ दीज फोर ये क्या है, कहाँ पे आएगा ये। ओके ठीक है। सर, सेलिंग एक्सपेंस पे आएगा। हम्म, कैसे? क्योंकि जितना यूनिट्स हमारे सेल होंगे उससे उतने ही कम हम उसका जो है जो भी परसेंटेज होता है वो उनको दे देंगे। एक्सपेंस में क्या होता है बेटा कि सेलिंग एक्सपेंस में जो है ना ये होता है कि हमारा मिसाल के तौर पे
मार्केटिंग है, प्रमोशन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सेलिंग एक्सपेंस है हमारा। यानी कि सेलिंग से मुराद ये कि कस्टमर को सेल करने के लिए, कस्टमर को सेल करने के लिए हमने जो एक्सपेंस बियर किया, ठीक है। अब मैंने कोई नई चीज बनाई या मैं कोई चीज नई लॉन्च करता हूँ मार्केट में, या आप लॉन्च करती हैं, तो in order to get the product to the attention of the customers, the ओके 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 expense that you will bear will be your, सर, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जी डेफिनेटली डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देखें इसमें मैंने जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंस जब मैं पढ़ा रहा था, आपको याद होगा मैंने आपको वहां पे एक एग्जाम्पल दी थी कि मिसाल के तौर पे, ये ना मिसाल के तौर पे जो है हाँ देखें मैंने आपको वहां पे ना एग्जाम्पल दी थी कि मिसाल के तौर पे हम कोई चीज बना रहे हैं, हम कोई कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम जो हर एक एडिशनल यूनिट उसका बनाएंगे, उसके ऊपर अगर हम कोई किसी किस्म का टैक्स दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जितने भी कंपनी जितने भी यूनिट बनाएगी और आगे बेचेगी, उस पे एक रॉयल्टी देगी इन्वेंटर को 20 सेंट की। तो ये क्या हो गया, जी, ये का एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया कंपनी का, ठीक है। सही। क्या ये डायरेक्ट जी एक्सपेंस हो गया, ये बिल्कुल वही वाली उसी तरह की एग्जाम्पल है ना, कि जो मैंने आपको बताई थी कि जी एक तरह का टैक्स, एक तरह का टैक्स जो है कंपनी, अगर कोई किसी किस्म का कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है हर उस यूनिट पे जो कंपनी बना रही है, वो क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि कंपनी जो है एक प्रोडक्ट बना रही है जिसके हर यूनिट पे जो है वो कितने 20 सेंट कंपनी को इन्वेंटर को देने पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि एक यूनिट बनाएगी तो 20 सेंट, दो बनाएगी तो 40, तीन बनाएगी तो 60, चार बनाएगी तो 80 और पांच बनाएगी तो $1। ये आई बात समझ में, डायरेक्टली जी, आइडेंटिफाई। ये जो आ गई। ये जो रॉयलिटी है इसमें इस ये जो रॉयलिटी है इसमें समझने वाली बात ये है कि ये बिल्कुल डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है। डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल से मुराद है मेरे को बिल्कुल पक्का पता है, मैंने 5 यूनिट बनाए, मुझे आसानी से पता है ये बात, अगर मैं 5 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे $1 देना पड़ेगा रॉयलिटी। तो रॉयलिटी ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। ठीक है सर। Two of the following would be classed as indirect labor। देखें इनडायरेक्ट लेबर, अब इसके अंदर क्या होगा, इसको जरा सोचें। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, स्टोर्स असिस्टेंट। सर, वन तो नहीं होगा। स्टोर्स असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ, स्टोर असिस्टेंट, plasters in a construction company, हम्म a consultant, सोचें इसको और मुझे ना बताएं। assembly workers in a workers in a company. A store systems. Sir, number 2 and number 5, a store assistant in a factory store, हम्म और ये indirect है, और a consultant in a firm of management consultants. देखें ये तो आपने सही बताया, ठीक है। अच्छा ये जो है ना कंसल्टेंट इन अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अब इसमें क्या है कि देखें मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंसल्टिंग फर्म का जो असल काम है वो क्या है, फर्म का जो कंसल्ट करना देगा। कंसल्टिंग है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अपनी एग्जाम्पल ले लें। देखें आपका जो काम है
अगर आप अभी आपने मुझसे कहा कि आप जो है वो यूके की एक फर्म के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप जी इस तरह से काम करते करते एक दिन अपनी एक अकाउंटेंसी फर्म बना लें, फर्ज करें कि आप जो है 3-4 लोगों के साथ मिल के पार्टनरशिप में एक अकाउंटेंसी फर्म फॉर्म कर लें, ठीक है। तो आपका काम, असल काम क्या होगा? उन 4 लोगों का, 5 लोगों का जो असल काम है वो क्या होगा? काम। अकाउंट्स बनाना, और बाहर से कुछ क्लाइंट्स आपको, जी ठीक है। तो जो असल जो काम होगा वो क्या होगा? वो अकाउंट्स बनाना होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक फैक्ट्री में जो जी। लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है प्रोडक्शन, ठीक है। तो ओके। ठीक है, तो अब इसमें ना मसला ये है कि देखें, ये सर्विस इंडस्ट्री है। कंसल्टेंसी फर्म जो है वो जी सर्विस इंडस्ट्री है। हम जो बात कर रहे थे वहां पे क्या कर रहे थे? हम मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल जी उसी इस तरह प्रोडक्शन, जिस तरह फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री के जो असल जहाँ पे जैसे असेंबली वर्कर्स, जिस तरह से असेंबली वर्कर क्या कर रहे हैं? पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, टेलीविजन टीवी बनाने में, बिल्कुल इसी तरह जी अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं? अपने क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ओके। सही। के लिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं अपनी फर्म के लिए? कंसल्टेंसी सर्विसेज जी प्रोवाइड कर रहे सर, हैं। इसका आंसर होगा फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ, बिल्कुल, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट है ना। क्योंकि जी ये जो है ना, अच्छा, अब फैक्ट्री क्लीनिंग स्टाफ देखो, फैक्ट्री में जो असल काम है, फैक्ट्री में कोई भी चीज बन रही है, मिसाल के तौर पे गाड़ी बन रही है, तो जो गाड़ी बनाने में जो वर्कर्स इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट लेबर है। उसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे क्लीनिंग स्टाफ है, वो क्या है? वो इनडायरेक्ट लेबर है। क्यों? इनडायरेक्ट। डायरेक्टली प्रोडक्शन में, फैक्ट्री की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अपनी फर्म की जो उनका उनकी फर्म की जो जी सर। management consultants are directly involved in providing the service to the clients that the firm actually provides. फर्म का जो असल काम है, फर्म का कंसल्टेंसी फर्म का जो असल काम है, वो है क्लाइंट्स को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। और वो कौन कर रहा है काम? वो उसके लिए जी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्री का जो असल काम है वो क्या है? गाड़ियां बनाना। बना कौन रहा है? वो लोग जो पार्ट्स असेंबल कर रहे हम्म, हैं, असल में वो गाड़ी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर जो कर रहे हैं। लेकिन क्लीनिंग स्टाफ है, क्लीनिंग जी डायरेक्टली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं सर्विस की प्रोडक्शन में। जो सर्विस प्रोड्यूस कर रही है कंसल्टेंसी फर्म, उसकी प्रोडक्शन में मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बिल्कुल इसी तरह एक स्कूल में बताओ डायरेक्ट वर्कर कौन होंगे? या एक इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट वर्कर कौन होंगे? जी गेंजा, सवाल है कि एक स्कूल में या एक हेलो जी सर, कैन यू। जी जी, देखें, सवाल है जी कि स्कूल में, जी एक इंस्टीट्यूट में जहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, वहां पर डायरेक्ट वर्कर्स कौन है? बताएं, डायरेक्ट लेबर कौन है? क्यों नहीं आ रहा आपको समझ में? सर, टीचर्स। टीचर्स, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, टीचर्स। क्योंकि, सर मैंने बता। हाँ हाँ, देखें, क्योंकि स्कूल की या इंस्टीट्यूट की असल जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है स्कूल का या इंस्टीट्यूट का, जो असल जो प्रोडक्ट है वो क्या है? टीचिंग, ठीक है। या जो वो पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं, जी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कौन है? वो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, जो उसके टीचर्स हैं। या आया समझ में? ठीक है। अब इसके अंदर कोई मसला? जी सर, आ गया। हाँ, तो इसका आंसर है, जी। इसका नहीं आंसर, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इसका आंसर है ये। चलें, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब मैन्युफैक्चरिंग फर्म सही इज है। वेरी बिजी एंड ओवर टाइम इज बीइंग वर्क।
हाउ वुड द अमाउंट ऑफ द ओवर टाइम प्रीमियम कंटेन्ड इन डायरेक्ट वेजेस नॉर्मली बी क्लास। अच्छा ये मैं बताता हूँ, एक मिनट देखो, ये सवाल पढ़ लो पहले अच्छी तरह। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, एक जी सर, पढ़ लिया। जहाँ पे ओवर टाइम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। ओवर टाइम से मुराद है कि नॉर्मल जी टाइम आधा जो हम काम करते हैं ना ओवर टाइम, अब उसमें वो बता रहे हैं कि ओवर टाइम प्रीमियम जो हमें देना पड़ रहा है, ओवर टाइम प्रीमियम हमें जो देना पड़ रहा है, क्या वो उसको हम उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, क्या वो प्राइम सर, कॉस्ट। वो भी पार्ट, जी, जी प्राइम कॉस्ट ही होगी सर वो भी, क्योंकि वो पर यूनिट पे ही इसके हम लोग उसको भी दे रहे हैं। इसको ना एक एक्सेप्शन समझ लो, इसको एक एक्सेप्शन समझ लो। देखो होता क्या है, देखो इसकी जो डेफिनेशन है ना, या ये जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट वो है, मैंने देखो तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था कि डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे जी रॉयल्टी की एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। अब अगर मैं पांच वो क्या कहते हैं कि रॉयल्टी वाली एग्जाम्पल में कितने थे, 20 सेंट की रॉयल्टी दे रहे थे फॉर ईच यूनिट, 20 सेंट की रॉयल्टी दे जी रहे थे फॉर ईच यूनिट। समझ में आई बात। अगर 5 यूनिट बनाएंगे तो कितनी टोटल रॉयल्टी कितनी देंगे, तो 100 हो गए। 100 सेंट यानी कि $1 100। और 100 सेंट, ठीक है, ठीक है। जी तो देखो अब ना यहाँ पे क्या है कि हर यूनिट का हमें पता है, हर यूनिट में जी 5 यूनिट हमारे पास, फर्ज करो 5 यूनिट सामने रखे हुए, 5 यूनिट फैक्ट्री में हमारे पास सामने रखे हुए 5 यूनिट, तो उन 5 यूनिट को देखकर, खाली देखकर अंदाजा हो जाएगा कि इस पे जो रॉयल्टी लगी होगी वो कितनी लगी होगी, वो लगी होगी 100 सेंट, ठीक है। अच्छा अब ओवर टाइम में ना जी मतलब क्या जी होता है, बिल्कुल इसी तरह फर्ज करो कि एक कंपनी ना, फर्ज करो कि एक जगह पे ना टेबल्स मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। और हर टेबल में जो लेबर का जो टाइम लग रहा है ना वो है लेट सपोज 5 आवर्स, ठीक है। और नॉर्मली हम लेबर को पे करते हैं जी जो हम उनके नॉर्मल जो वेजेस हैं लेबर की नॉर्मल टाइम में, वो वेज है पर आवर, जो वेज है वो है लेट सपोज $10, ठीक है। तो ये कितना हो जी। जाएगा, तो टोटल लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी टेबल पे, 50, $50। ये जी ये आई बात समझ में, ठीक है। जी सर, आगे। तो अच्छा अब जैसे कि ना एक टेबल पे कितना लग रहा है, एक टेबल पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी हो गई फिर, एक टेबल जो हम बना रहे हैं, एक टेबल जो हम बना रहे हैं उस पे हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी नॉर्मली। देखो 5 घंटे लग रहे हैं एक टेबल बनाने में और $10 दे रहे हैं हम अपने लेबर को, जी सर। तो एक एक तो टेबल, $50 हो गई हमारी एक टेबल की कॉस्ट। ठीक है। अगर फर्ज करो कि हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50 हो गई। हम 10 टेबल्स बनाए, 10 टेबल्स बनाए, तो 10 टेबल्स तुम्हारे सामने रखी हुई हैं, तुम आसानी के साथ बता दोगी कि इस पे जो डायरेक्ट जी, लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, इस पे जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। 500, 500। ठीक है, अच्छा जी इसकी वजह क्या है कि ये जो है ना ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है, ये जो है ना $10, ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसमें ये भी पता है कि एक टेबल पे 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। फर्ज करो कि तुमने जी किसी वजह से फैक्ट्री में कोई ब्रेक डाउन हो गया, फैक्ट्री में कोई ब्रेक डाउन हो गया प्रोडक्शन में, तुमने किसी वजह से, किसी इस तरह की वजह से तुमने क्या किया कि तुमने अपने वर्कर से इन एन
under, you can say, extraordinary circumstances, under extraordinary circumstances you have to make your labor work overtime, ठीक है, और ओवर टाइम पे तुमने उनको एक प्रीमियम दिया, Okay. suppose instead of $10 paying them $10, you paid them $15 for each hour of overtime work. This means that there is an Okay. overtime premium of how much? $5 overtime. क्या है समझ में? जी सर। ये आ गया समझ में? जी सर, आ गया। देखो, तो अच्छा, अब इसमें जो है ना, भले ही तुमने $15 दिए हो, लेकिन अब जब देखो किसी दिन ऐसा हो गया, एक दिन ऐसा हो गया, ठीक है, किसी वजह से एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हें ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ा, उनको ओवर टाइम एक देना पड़ा, जिसमें एक $5 का प्रीमियम अलग से शामिल हो गया, ठीक है, बट इट इज समथिंग नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली तुम कितना Yes. तुम देती हो? It's 10। unusual. अनयूजुअल है, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट जी। अनयूजुअल, ठीक है। तो ये जो है ना, देखो $10 तुम देती हो नॉर्मली, तो देखो अगर तुम्हारे सामने जो है ना फिर से ये 10 टेबलें रख दी जाए, तो तुम क्या बोलोगी कि तुम्हारी जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है इन 10 टेबल्स पे कितनी है? जी, 500 ही बोलूंगी कि 500 है, पर लेबर को $10 ही तुम लगाऊंगी पर टेबल। नॉर्मली जो है ना, तुम नॉर्मली तुम क्या करती है, तुम $50 ही देती हो, ठीक है। तो ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है ना, इन दिस केस ओवर टाइम प्रीमियम ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल नहीं है। तुमने उन 10 टेबल्स को देखकर बोला कि इन 10 टेबल्स पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट $500 लगी होगी, ठीक है। अगर उस उन इन 10 टेबल्स जी। आने में कोई ओवर टाइम प्रीमियम शामिल है, अगर कोई ओवर टाइम प्रीमियम शामिल है, तो वो जी। डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल नहीं, ठीक है। तो नहीं डायरेक्ट, है। हाँ, तो डायरेक्ट कॉस्ट का जो वो डायरेक्ट कॉस्ट का जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, असल जो बात है डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल होती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, वो जी। क्या होती है? वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल होती है। अब इस $500 में ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है, दिस इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल, डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल नहीं है, यानी कि हम देख के नहीं कह सकते। हम आम तौर पे हम आम तौर पे देख के नहीं कह सकते, हम इसको देख के नहीं कह सकते, हम एक टेबल को देख के नहीं कह सकते कि इसमें कोई ओवर टाइम प्रीमियम शामिल है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो हम काम करते हैं उसमें हमारा ओवर टाइम प्रीमियम कुछ शामिल नहीं होता। वो हमने किसी वजह से जो है बीच में हमने एक दो टेबल ऐसी बना ली, या दो चार टेबल हमने ऐसी बना ली जिसमें हमें ओवर टाइम काम करना पड़ा। समझ में आई बात? ये जो ओवर टाइम जी प्रीमियम सर, आ गई। तरह की एक एक्सेप्शन है, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल नहीं है। अब तुम 10 टेबल्स को देखोगी ना, तुम्हारे सामने 10 टेबल रखी हुई है, तुम बोलोगी इस पे जो लेबर की कॉस्ट लगी होगी वो $500 लगी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो ओवर टाइम प्रीमियम है ना, वो तुम नॉर्मली अपने वर्कर से ओवर टाइम नहीं करवाती हो, तुमने एज एन एक्सेप्शन उनसे काम करवाया है। किसी वजह से भाई फैक्ट्री में कोई ब्रेक डाउन हो गया, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई किसी वजह से, मशीन खराब हो गई, कोई मसला जी हो जी, गया, सही है सर, समझ आ गया। ठीक है, जी तो जी। डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल ओके। नहीं है ओवर टाइम प्रीमियम। समझ में आई बात? सही है सर। फिर सर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा? हाँ, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना देखो, इसकी दो ओके। एक्सेप्शन है, इस रूल की ना दो एक्सेप्शन है, जरा गौर से सुनो, इसको याद कर लो, मैं कहता हूँ, ठीक है।
अगर ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे जी सर। अगर ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पर किया जाए, या ओवर टाइम एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो, ओवर टाइम नॉर्मल प्रैक्टिस हो, तो जो है ना, तो हम इस ओवर टाइम प्रीमियम को डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। तो फिर हम जो है ना, सही है सर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का जो है ना वो पार्ट बना सकते हैं। इन दो, ये दो, ठीक है सर। हाँ ये दो एक्सेप्शंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम कस्टमर की रिक्वेस्ट, ओके। कस्टमर ने कोई हमें ऐसा कोई ऑर्डर हमें फुलफिल करने के लिए दे दिया कि जिसमें हमें ओवर टाइम करना ही पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, कस्टमर ने हमसे जो है जल्दी जी, मांग तो हम फिर उसको अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में ही डाल के ऐड करके उसको बताएंगे। ऐड कर देंगे, हम इसको डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पे ना ऐड कर देंगे। ठीक है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हमने किया है। नॉर्मल ठीक है सर। ठीक। नॉर्मल प्रैक्टिस है। मेरे जो यूजुअल आवर्स हैं, जो मैंने जो अपने आवर्स जो डिस्क्लोज किए हैं, वो 9 to 5 किए हैं, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस है महीने में 30 में से 20 दिन, 25 दिन वर्कर जो है वो 7 बजे तक, 8 बजे तक काम करते रहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो मैं जो है वो उसको डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का पार्ट बना सकता, समझी? ये है, इसको याद कर लो, इन दो एक्सेप्शन ठीक है सर। के, इसको ना याद कर लो, इन दोनों एक्सेप्शंस को। ठीक है, अभी के लिए इसको याद कर लो, आगे जब ठीक है सर। याद। और बेहतर आएगा समझ। अ कंपनी मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स, ठीक है, which two of the following जी। items would be treated as an indirect cost? अच्छा, तो इसका जो है 3A, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्री। फॉरवर्ड, हाँ इसका जो आंसर होगा, हाँ ओवर टाइम प्रीमियम को हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, सही है सर। जिस, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। कंपनी मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स, ठीक है, चेयर्स और टेबल्स बनाती है कंपनी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट? ये तो तुम खुद सोच के मुझे बता दो, बहुत आसान है, ये तो तुम ना खुद सोच के मुझे ना बता। ओके सर। ठीक है, सही है। Sir, staple to attach fire radiant labels to chair, or the salary of the sales director of the company. जस्ट वेट वेट अ मिनट किंजा, मैं एक मिनट में, Number 3 and number 5. एक मिनट में मैं आ रहा हूँ। ओके, देखें, अच्छा हाँ, आपने बोला नंबर 3 और नंबर 5 इसका आंसर, जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट? देखें, स्टेबल टू अटैच द फायर रिटार्डेंट लेबल्स टू चेयर्स, बताएं सर ये क्यों? इनडायरेक्ट है, क्योंकि क्यों? आपने बोला था कि जो भी छोटी चीजें जो बिल्कुल सामने नजर नहीं आती, तो उसको हम लोग एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करते हैं। सी कॉस्ट है इसकी, जो एक एक स्टेपल जो हम लगाएंगे, एक जी, स्टेपल जो हम वो हम लगाएंगे नहीं उसकी जो चेक कर cost है सकते, तो वो, इस वजह से वो हम लोग का एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफाई होगी। जी, सैलरी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये भी क्यों? इनडायरेक्ट होगी क्योंकि ये डायरेक्टली टेबल और उससे लिंक्ड नहीं है, ये जो तो है ये अलग से directly सैलरीज है।
सही है। तो ये जो है, ये भी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो क्लास्ड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। जी तो नंबर 3 और नंबर 5 जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जी आगे चलते हैं। टू ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजर ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर। नहीं, अच्छा ये अभी मैं बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सही 5 अभी बाद में। ओके कंट्रोल कॉस्ट, क्रेडिट कंट्रोल, विच टू ऑफ द वुड बी। हाँ ये देखो, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नंबर 7, हाँ देखो ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नंबर 7, which two of the following ओके items might be suitable cost unit within the credit control department of a company? Cost suitable cost unit within the क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। पता है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? देखो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ताल्लुक है ना, देखो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है ना, क्रेडिट कंट्रोल ये होता है कि हम जो है ना वो कस्टमर्स को अपने क्रेडिट पीरियड असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अपने किसी कस्टमर को सेल की, किसी कस्टमर को सेल जी की और उसको हम क्रेडिट पीरियड हमने असाइन किया, वो 30 डेज था। इसका मतलब है कि हमने उसको 30 डेज का टाइम दिया है कि वो हमें पेमेंट कर दे। जो भी हमने उसको चीज बेची है उसकी पेमेंट वो हमें 30 डेज में कर दे। ठीक है, जी ये बात आई? ठीक है हाँ ठीक है। जी सर आगे अब क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का, अब इसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो कस्टमर को चेस करेंगे इन केस के कस्टमर जो है वो लेट पेमेंट करे। यानी कि 30 दिन गुजर गए तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कि वो कस्टमर को चेस करें और कस्टमर्स के अकाउंट्स को ना देखें, यानी कि अकाउंट्स को मेंटेन करें। मिसाल के तौर पे कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है हमारे पास जिसका पहले से हमारे ऊपर जो है वो जिसके पहले से कुछ पैसे निकलते हैं, जिसने पहले हमसे जो है पहले हमसे क्या की थी, पहले हमसे कुछ परचेजिंग की थी। ठीक है, अभी उसने वो पैसे पूरे नहीं दिए और वो चाह रहा है कि हम उसको कुछ और भी बेच दें। भाई क्यों बेच दें? पहले जो आपने चीजें खरीदी थी, आपने जो पहले चीजें खरीदी थी हमसे, वो आप हमें उसके तो पैसे दें पहले। अब अगर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है, जी इन दैट केस क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट फिर अपना काम करेगा, अपना काम करेगा, कस्टमर को बताएगा कि भाई सही है आपका जो अकाउंट है इसमें तो बैलेंस है, पहले से बैलेंस मौजूद है। ठीक है, सही है तो क्रेडिट कंट्रोल ठीक डिपार्टमेंट, है सर तो इसका आंसर होगा कस्टमर अकाउंट और चेक रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड हाँ लास्ट टू वाले आंसर होंगे ठीक है। देखो कस्टमर अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम क्या है, कस्टमर्स के ना अकाउंट्स, क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट्स को देखना, उनको मेंटेन करना। ठीक है, सही है सर ठीक का काम है कि चेक रिसीव्ड एंड प्रोसेस। फर्ज करो कि कस्टमर को चेस कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट कस्टमर को चेस करना पड़ता है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को। अब कोई कस्टमर है जो ना पैसे नहीं दे रहा, तो क्रेडिट कंट्रोल वाले खुद उसके पास जाएंगे, बोलेंगे भाई आप हमारे ना पैसे दें। तो अगर ऐसे कोई चेक्स वगैरह मिलते हैं, ऐसे चेक्स वगैरह मिलते हैं क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को, ऐसे चेक्स वगैरह मिलते हैं, तो वो चेक रिसीव करते हैं और वो लाते हैं, चेक लाते हैं, तो उसमें उनकी कुछ कॉस्ट लगेगी, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की कुछ कॉस्ट लगेगी। जाहिर सी बात है, कस्टमर के पास जाना, उसको परसू करना, उससे पैसे लेना और फिर वो चेक जो है वो प्रोसेस करना, इसमें कुछ उनकी कॉस्ट लगेगी। तो ये जो दो है ना, ये इनका ताल्लुक है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट से, तो ये दोनों जो है ना वो कॉस्ट यूनिट होंगे क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। ये बात आई समझ में? ओके जी सर आ गई हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पीरियड कॉस्ट। ये मेरा ख्याल है कि पीरियड कॉस्ट, देखो पीरियड कॉस्ट ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। पीरियड कॉस्ट ना वो होती है कि भाई जो हमने एक पीरियड में, यानी कि 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जो हमने जो है वो इनकर की। A cost that ओ relates to time period which is deducted as expenses for the period and is not included in the inventory valuation। हाँ देखो, ये वाली जो कॉस्ट होती है ना हमारी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, जी ये जो है ना इसको हम जो है ना इसकी बुनियाद पे हम अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, इसकी जी बुनियाद
हम इसकी इसकी बुनियाद पे हम अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन पीरियड कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे जो हमारे नॉन प्रोडक्शन जो एक्सपेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, वो देखो जी। हमारी इन्वेंट्री बनती है, इन्वेंट्री बन रही है, या इन्वेंट्री जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे वो हम कहाँ करेंगे? क्या हम इन्वेंट्री जो हम स्टोर करेंगे वो स्टोरेज में। नहीं नहीं, देखो फैक्ट्री हम मैन्युफैक्चर कहाँ पे करेंगे? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो फैक्ट्री में जो जो कॉस्ट हमारी लगेगी ना, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो है ना, इसको तो ओके। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इस कॉस्ट पे तो हम अपने इन्वेंट्री यूनिट्स को जो है वो वैल्यू कर सकते हैं। इस कॉस्ट पे जो है वो हम अपने इन्वेंट्री के यूनिट्स को वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओके। लेकिन लेकिन इसके अलावा जो भी कॉस्ट है ना, जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी हमारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको इसको हम इन्वेंट्री की वैल्यू का पार्टनर नहीं बना सकते, समझी? क्योंकि देखो सही है जी। इन्वेंट्री कहाँ बन रही है? इन्वेंट्री बन रही है फैक्ट्री में। तो जो भी कॉस्ट फैक्ट्री की जी। कॉस्ट है, फैक्ट्री से एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट है, जो फैक्ट्री के अंदर अंदर जो हम मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है हमारी, वो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। वो कॉस्ट तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन से एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कॉस्ट है ना, उसको हम ना नहीं कर सकते। तो उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एज अ पीरियड एक्सपेंस हम जो है ना वो उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो वो कहलाती है ओके। पीरियड कॉस्ट, ठीक है। अभी इसके इस कॉन्सेप्ट को ना, इसको ना बस इतना ही समझ लो, अभी अभी इतना समझ लो। जब हम आगे सही है। ऑप्शन कॉस्टिंग का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक, तो वहां पे तुम्हें ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा समझ में, ठीक है। समझ गई? वहां सही पे है। सही है। समझ में आ जाएगा, ये वहां पे ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा समझ में, ठीक है। A company employs 4 supervisors to oversee the factory production of all its products. How would the salaries paid to these supervisors be classified? बहुत आसान है, बताओ। एज एज अ डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस, एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अरे बेटा, इतने तुक्के क्यों लगा रही हो? बोलोगे नहीं आता समझ। अच्छा नहीं नहीं सर, मैं एक सेकंड मुझे, एक मिनट दोबारा, एक मिनट। सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे क्योंकि प्रोडक्शन डायरेक्टली ये लिंक नहीं है प्रोडक्ट के साथ, मगर ये प्रोडक्शन के एरिया में है ये हाँ, लोग। यानी कि तो फैक्ट्री, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में होंगे। इसको तुम यूं समझ सकती हो कि दिस कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड इन द फैक्ट्री बट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ठीक है। एग्जैक्टली, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बट इट हाँ इज बीइंग डन इन द फैक्ट्री। तो फिर ये है कि ये प्रोडक्शन के एरिया में हाँ, ये कंडक्ट करें, दैट इज वाई प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री सुपरवाइजर, ये वाली जी सुपरवाइजर की एग्जांपल भी मैंने दी थी कि सुपरवाइजर जो है ना, वो जो जो लोग जी जी। आ रहे हैं, जो लेबर, हमारी जो लेबर है जो प्रोडक्ट बना रही है, ऑल दो सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन सुपरवाइजर डायरेक्टली जो है ना प्रोडक्ट्स के जो कॉस्ट, जो प्रोडक्ट्स के यूनिट्स है उनकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज सही है। प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अ कंपनी ठीक है। मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ट्वाइस, विच टू ऑफ दीज आर एज डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, अब बताओ कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ना असल में, यहाँ पे असल काम क्या है कि यहाँ पे तुम्हें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का ना तुम्हें जो है ना वो उस डिफरेंस को देखते हुए इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ओके सर। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसका ना आंसर सोच के रखो। मैं जरा पानी पी के आता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसके। ओके सर। एक जो है ना एक बड़ा मजेदार टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद, और उसके भी एमसीक्यूज अभी हम कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट का बस मुझे टाइम दो, मैं पानी ठीक। पीता हूँ, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ओके, अब बताएं। जी सर, एक तो हो गई डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल। दूसरा? दूसरा जो दूसरा नहीं समझ आ रहा। देखो सेलिंग, दूसरा मुझे सेलिंग लग रहे हैं, दो लास्ट के दो सेलिंग लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या तो पूछ रहे रेंटल ऑफ फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस। हैं? ये देखो, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ना मुंतकिल करना, अपने प्रोडक्ट को, जी अपनी सर्विस को ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। लेकिन सेलिंग का मतलब होता है, मतलब सेलिंग का मतलब है कि कस्टमर को अपने कस्टमर को जो है इस बात पर अ, अपने कस्टमर को इस बात पर राजी करना कि वो हमारी चीज खरीदे। ये फर्क है सेलिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन को तुम यूं समझ सकती हो कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, जबकि सेलिंग का ओके। मतलब है कि अपने कस्टमर को इस बात पर आमादा करना कि वो हमारे गुड्स या सर्विसेज जो है वो खरीदे। तो देखो, वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज बना लेते हैं तो उसको हम रखने के लिए वेयर हाउस, उसको कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह डेप्रिसिएशन जी फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो देखो गाड़ियों का जी इस्तेमाल, वेयर हाउस का इस्तेमाल जो है वो क्यों हो रहा है, वो बस वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही हैं चीजें। जी हमने फैक्ट्री में गुड्स बनाई, जब हमने बना ली तो उनको हमने वेयर हाउस में रख दिया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई चीजें, एक जगह से दूसरी जगह जी ट्रांसफर हो गई गुड्स, ठीक है। गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करेंगे हम, कि हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स को कहाँ तक पहुंचाना है, उन जगहों तक पहुंचाना है या अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन सेल्स स्टाफ का काम क्या है, सेल्स स्टाफ का काम है कि सेल्स स्टाफ जो है ना वो क्या करेगा, कि कस्टमर को इस बात पर आमादा करेगा कि वो हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है वो खरीदे। मार्केटिंग कैंपेन हम क्यों चलाते हैं, ताकि हम सो दैट वी कैन ब्रिंग our goods, our products or services to the attention of the customers, ठीक है। तो मार्केटिंग कैंपेन जी में सर। हम यही कर रहे होते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को परसू कर रहे होते हैं। जी वी आर परसुइंग आवर कस्टमर्स, वी आर परसुइंग आवर कस्टमर्स जी सर। बाय द प्रोडक्ट और द सर्विस। सेल्स स्टाफ डज द सेम थिंग, सेल्स स्टाफ भी यही काम करता है। यस। तो ये दोनों तो हो गई सेलिंग कॉस्ट। सवाल पूछा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएंगी ये दोनों, ठीक है। सही है सर। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आज जो है, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है इसी चैप्टर में से। वेट अ मिनट। सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। देखो, अब जहां पे थोड़ा सा ना इसको समझना, देखो कॉस्ट सेंटर जो है, कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ो। और Cost centers are collecting places for cost before they are further analyzed.
Costs are further analyzed into cost units once they have been traced to cost centers. हाँ देखो, कॉस्ट सेंटर ना, कॉस्ट सेंटर को देखो, इसको ना बस आसान तरीका समझने का, आसान तरीका, कॉस्ट सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पे क्या हो रहा है कि जहां पे कॉस्ट इनकर हो रही है, कोई भी कॉस्ट इनकर हो रही है ना, उसको हम कहेंगे कॉस्ट सेंटर। इसको यूं समझ सकती हो फिलहाल तो, मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को चलाने की कुछ कॉस्ट होगी, एक ग्रुप ऑफ जी मशीन्स है, एक मशीन्स का ग्रुप है, मशीन्स को चलाने की कॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट को चलाने की कुछ कॉस्ट होगी। जी हाँ, तो ये सब जो है ना, जी नॉर्मली जो है ना, ये लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ना कॉस्ट सेंटर, वो स्पेसिफिकली जो है इस्तेमाल होता है किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी डिवीजन के लिए जहाँ पे क्या हो रही हो, कॉस्ट इनकर हो रही है। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर जो है ना, आर कलेक्टिंग प्लेसेस फॉर कॉस्ट, आर कलेक्टिंग प्लेसेस फॉर कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर से मुराद है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना कॉस्ट इनकर हो रही है। हम जो है ना, एक डिपार्टमेंट है, हम डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग कर रहे हैं। हम ये बात, हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट एक जगह है जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही है। ठीक है, तो वो जो डिपार्टमेंट है वो हो जाएगा ये कॉस्ट, ओके सर। डिपार्टमेंट हमारे लिए हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा, कॉस्ट यूनिट देखो, कॉस्ट यूनिट मैंने तुम्हें बता दिया था। मिसाल के तौर पे जो है ना, फैक्ट्री है, जी सर आगे। हाँ हाँ, गाड़ियां बन रही हैं। गाड़ियां क्या है, गाड़ी हमारा जो है वो एंड प्रोडक्ट है, जो हम अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचेंगे। तो एक गाड़ी जो हम बनाएंगे, उस पे जो हमारी कॉस्ट लगेगी, उस पे हमारी कुछ कॉस्ट लगेगी, तो गाड़ी जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। समझ गई? कॉस्ट ऑब्जेक्ट देखो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, इफ द यूजर ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन विश टू नो द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, आइदर इट बी अ ओके डिपार्टमेंट और इट बी अ यूनिट ऑफ कॉस्ट। कोई भी चीज, हम एक गाड़ी बना रहे हैं फैक्ट्री में, हम गाड़ी की कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं गाड़ी की, तो वो गाड़ी हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट निकाल रहे हैं, ओके पूरी फैक्ट्री की हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरे साल में हमने फैक्ट्री पे क्या कॉस्ट इनकर की, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है। हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट पे क्या कॉस्ट लगी, 2 साल हो गए, 3 साल में हमने क्या कॉस्ट इनकर की प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट जो है हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई सर्विस दे रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने क्या कॉस्ट इनकर करी, तो वो सर्विस हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉफिट, ओके रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट। हाँ देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे आ जाते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई फंक्शन जिसकी परफॉर्मेंस जो है ना, जिसकी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसी मैनेजर की हो, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है, मिसाल के तौर पे तुम जो है ना, वो एक सेल्स टीम की मैनेजर हो, तुम एक सेल्स टीम की मैनेजर, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें जो है ना, फलाना प्रोडक्ट है, फलाना प्रोडक्ट है, उसको तुम्हें जो है ना वो बेचना है। अब तुम्हें इख्तियार भी दे दिया गया है कि भाई तुम्हें जो है ना वो, तो उसकी प्राइस जो तुम सेट करो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना रेवेन्यू इस प्रोडक्ट से तुम्हें जो है वो जनरेट करके देना है। तुम्हारी जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी जिम्मेदारी भाई रेवेन्यू की है। तो वो जो सेल्स टीम है ना, वो जो सेल्स टीम है, या जिसकी भी तुम मैनेजर हो, जो चीज तुम्हें मैनेज करने के लिए दी गई है,
वो हो जाएगा रेवेन्यू सेंटर, वो कहलाएगा रेवेन्यू सेंटर। क्यों? क्योंकि उसके मैनेजर की जो जिम्मेदारी है ना, वो लिमिटेड है इस ओके। रेवेन्यू तक। तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करना है। तो रेवेन्यू सेंटर्स जो है ना वो क्या होते हैं, रेवेन्यू सेंटर्स जो है ना, वो रेवेन्यू सेंटर मैनेजर्स शुड नॉर्मली हैव कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, ओवर हाउ रेवेन्यूज आर रेज। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली, ओके। देखो हमने मिसाल के तौर पे कि ना, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, हमने ना बेचने की जिम्मेदारी, हमने रेवेन्यू की जिम्मेदारी खाली दे दी है मैनेजर को। हमने जो टारगेट सेट कर दिया वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कर दिया कि भाई आपको ये रेवेन्यू, आपको जो है ना ये इतना रेवेन्यू अचीव करना है, बाकी आप छोड़ दो। नॉट अकाउंटेबल फॉर कॉस्ट। ये मैनेजर्स जो है ना ये कॉस्ट के लिए नहीं होते, इनकी कॉस्ट की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी कॉस्ट की नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है रेवेन्यू। तो ऐसी वो जो सेल्स टीम है ना, वो जो सेल्स की जो टीम है जिसकी तुम मैनेजर हो, वो एक रेवेन्यू सेंटर बन जाएगा फिर। ये बात आई समझ में? जी, आ गई सर। हम्म। देखो, बिल्कुल अच्छा, प्रॉफिट, प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? देखो प्रॉफिट हम सर कैल प्रॉफिट हम लोग जी कॉस्ट को करके और फिर उसमें करके सेल्स हमने कितने की कॉस्ट कितने की थी और क्या फिर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। करते हैं, रेवेन्यू में से हम अपनी कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। तो तीन चीजें हो गई, तीन अलग अलग चीजें हो गई। एक रेवेन्यू, दूसरा कॉस्ट, वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज द कॉस्ट, थर्ड इज द प्रॉफिट। तीन तीन अलग अलग चीजें हो गई, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। रेवेन्यू सेंटर हमने देख लिया। जी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर की भी हमने बात कर ली। कॉस्ट सेंटर की भी, कॉस्ट सेंटर कोई भी ऐसी जगह जहां पे कॉस्ट इनकर हो रही हो। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ठीक है सर। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखो, कॉस्ट सेंटर में क्या होगा कि कॉस्ट सेंटर में जो है ना, कॉस्ट सेंटर में मैनेजर को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी? कॉस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। ठीक है। जी। अब मिसाल के तौर पे जो है ना, वो कोई कोई जगह है, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट है, आप उसकी मैनेजर है। मैं कहता हूँ कि जस्ट वेट अ मिनट, कोई भी डिपार्टमेंट है, आप उसकी मैनेजर हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जी। प्रोडक्शन की मैनेजर है, मैं आपको जो है ना वो कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। ओके। मैं आपको कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है ना वो कॉस्ट जो है ना, आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है। आपकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? आपकी कॉस्ट की जिम्मेदारी है। तो ये क्या हो जाएगा जी? कॉस्ट सेंटर। ये एक तरह का फिर जो है ना ये कहलाएगा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, यानी कि वही बात है, एक जगह जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही है, मैंने उसके मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपकी जिम्मेदारी जो है ना वो कॉस्ट की है, कि भाई ये जो है ना कॉस्ट जो है ना वो कम से कम जो है वो क्या होनी चाहिए, इनकर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा, क्या कहते हैं कि कॉस्ट सेंटर। ये कहलाएगा फिर कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो ये ओके। जी मुश्किल। सर। ठीक है, रेवेन्यू में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजर की। कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स पे फोकस करना है कि रेवेन्यू हमारा जनरेट। हम्म। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। देखो, मिसाल के तौर पे तुम एक क्लोथिंग स्टोर, एक क्लोथिंग स्टोर है, उसकी मैनेजर हो। एक क्लोथिंग स्टोर है, इसकी मैनेजर हो। तुम्हारे पास अथॉरिटी है, सेल्स की भी अथॉरिटी है और
जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है, दोनों की अथॉरिटी है तुम्हारे पास, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे पास और दोनों की अथॉरिटी भी है। ठीक है ना। मैं तुम्हें कह देता हूँ कि भाई आप जो है ना वो जैसे चाहें आप सेल करें और जैसे चाहें आप अपनी कॉस्ट को मैनेज करें। मिसाल के तौर पे स्टाफिंग है, आपका जो स्टाफ है आप खुद स्टाफ हायर करें, जितने पैसों पे करें वो आपका मसला, जितने पैसों पे करें, आप उनको कम तनख्वाह दें, ज्यादा तनख्वाह दें, एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट आई नीड इज प्रॉफिट। ठीक है। तो ये ओके। जो स्टोर है ना, ये जो स्टोर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, क्योंकि ओके। ये जो मैनेजर की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो प्रॉफिट की है। तो प्रॉफिट। स्टोर जी। है, ये बन जाएगा मेरे लिए प्रॉफिट सेंटर, बिकॉज द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? ओके। ठीक है, यस सर, क्लियर। ये है। चलें, तो ये हो गई कुछ बात प्रॉफिट सेंटर्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोलेबिलिटी का। देखो, और अच्छा इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी देख लेते हैं। बस देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या है ये मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट सेंटर में ना आपके पास मैनेजर के पास जो है ना अथॉरिटी होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है क्या, कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो फिक्स एसेट खरीद सकता है, तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है। अब इस ओके सर। तो हाँ, इसको ले लो, क्लोथिंग स्टोर को ले लो। क्लोथिंग स्टोर में मिसाल के तौर पे कोई मशीन रखी हुई है, या लेट से एक बैंक है, बैंक की ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच में तुमने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि ऐसी जगहों पे फोटोकॉपी मशीन्स रखी हुई होती हैं। ठीक है। अब अगर ये इख्तियार, जी। मैनेजर को इख्तियार है कि वो खुद जो है वो ऑथोराइज कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है, परचेज ऑथोराइज कर सकता है फिक्स एसेट्स की। मिसाल के तौर पे मशीन, एसी खराब हो गया भाई, एसी खराब हो गया, ब्रांच में एसी खराब हो गया, या ये जो स्टोर है इसके अंदर आपका एयर कंडीशन खराब हो गया, इसके लिए मैनेजर को पूछने की जरूरत नहीं है, हेड ऑफिस से पूछने की जरूरत नहीं है कि लगवाया जाए। बस उसने देखा भाई खराब हो गया ना, ठीक है निकाल के फेंक दो, नया लगवा लो, मैनेजर कह देता है और वो एसी लग जाता है क्लॉथिंग स्टोर में। इसका मतलब है कि वो जो क्लॉथिंग स्टोर का जो मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। अच्छा, अब जो इससे जी सर। associated जो कॉस्ट है, फिक्स एसेट से जो एसोसिएटेड कॉस्ट है, अब वो भी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो भी जिम्मेदारी फिर मैनेजर की होगी। ठीक है, वो जो जी। जिम्मेदारी को मैनेजर की, ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैनेजर अपनी जेब से पैसे देगा, बट एट द एंड ऑफ द टर्म द मैनेजर विल बी अकाउंटेबल, विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट कॉस्ट। ओके। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है ना क्या है कि अब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कि नहीं होता? जी होता। होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो वो डेप्रिसिएशन जो है ना वो फिर एक क्या होगी, मैनेजर के लिए एक कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर ओके मैनेजर जी। जो वो फिक्स एसेट्स, अगर मैनेजर वो फिक्स एसेट्स जो है इस्तेमाल नहीं करे अपने स्टोर में, तो डेप्रिसिएशन उसको इनकर नहीं करना पड़ेगा। ये बात आई ओके। समझ में? ये जी बात सर, आ गई। जब तक वो यूज नहीं करेगा कोई मशीनरी, तब तक वो डेप्रिशिएट नहीं कर सकता उसको। नहीं नहीं, देखो यूज से इसका ताल्लुक नहीं है, जब तक वो खरीदेगा नहीं, ओके ओके, सही है। खरीदेगी ना, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, जी सही। तो अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रेवेन्यूज लेते हैं। जी। रेवेन्यूज में से हम कॉस्ट माइनस करते हैं, जी। तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में से
अच्छा, अब देखो, अगर ये जो है ना इस प्रॉफिट में हेड ऑफिस जो है, फर्ज करो कि परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा है मैनेजर की, किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रहा है। हेड ऑफिस क्या कर रहा है? मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रहा है, किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रहा है, ठीक है। रेवेन्यूज भी है, रेवेन्यू जी कॉस्ट लेस की प्रॉफिट आ गया। लेकिन यहाँ पे हेड ऑफिस ने क्या किया, एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट को भी शामिल कर दिया, एक कॉस्ट को, अपनी कॉस्ट को भी इसमें शामिल कर दिया, इसमें से माइनस किया। और हेड ऑफिस बोलता है कि ये हमारे ख्याल से ये जो है ना ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है जी डिवीजन का। इस डिवीजन का जो मैनेजर चला रहा है ना, ये जो डिवीजन है ना, जो मैनेजर चला रहा है, जी। ख्याल से इसका प्रॉफिट ना ये है, और इस प्रॉफिट की बुनियाद पे हम मैनेजर को बोनस देंगे। तो क्या ये तुम्हारे ख्याल से मैनेजर के लिहाज ओ से है? इज इट फेयर? नहीं, नहीं। नहीं सर। मतलब क्या, अगर वो ऑफिस, नेट प्रॉफिट से पहले ग्रॉस प्रॉफिट पे देता तो फिर वो। हाँ, तो ये इस वाले प्रॉफिट को देखना चाहिए उसको, क्योंकि ये जो है ना ये एक्चुअली ये जी, कंट्रोलेबल प्रॉफिट होगा, इस पर मैनेजर का। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से हमेशा फर्स्ट वाला आइडिया हो रहा है कि। हाँ, यानी कि जो जो देखो, जो आइटम मैनेजर के कंट्रोल में, रेवेन्यू यहाँ पर जो है, मैं कहता हूँ कि जी रेवेन्यू इख्तियार है मैनेजर का। ये जो है ये कंट्रोलेबल आइटम है मैनेजर के लिए, जी ठीक है। और ये भी कंट्रोलेबल आइटम है, ये भी कंट्रोलेबल आइटम है मैनेजर के लिए, ठीक है। तो जो भी चीजें कंट्रोलेबल हैं, जो भी चीजें जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं मैनेजर के लिए, ठीक है, उनकी जी बुनियाद पे जो प्रॉफिट आएगा, उनकी बुनियाद पे जो प्रॉफिट आएगा वो कंट्रोलेबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, फर्ज करो कि ये इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि नॉन करंट एसेट्स का जो इख्तियार है, नॉन करंट एसेट्स का जो इख्तियार है वो मैनेजर के पास नहीं है। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का जो इख्तियार है वो मैनेजर के पास नहीं है, इख्तियार नहीं है नहीं है। मैनेजर के पास। लेकिन जी अगर इस प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन भी शामिल है, ठीक है, तो वो डेप्रीसिएशन क्या होगा, कंट्रोलेबल होगा या नहीं होगा? आ, पता नहीं सर। भाई डेप्रीसिएशन मैंने तुम्हें बताया ना, अभी तो बताया कि अगर अगर तो मैनेजर खुद खरीदे, नॉन करंट एसेट खुद खरीदेगा, इन दैट केस अगर जी इन्वेस्टमेंट सेंटर है, मैनेजर को, तुम मैनेजर हो, तुम्हें इख्तियार है, तुम्हें इस बात पर जी, अगर खुद खरीदेगा तब तो जाहिर है वो कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन होगी। हाँ, मगर अगर वो उन लोगों के मटेरियल्स है, नॉन करंट एसेट पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो डेप्रिसिएशन पे तो उसका कंट्रोल नहीं है ना। तो डेप्रिसिएशन इन दैट केस विल बी अ नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। जी, नॉन कंट्रोलेबल। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन हमने इसमें चार्ज किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने लेस किया होगा। जी डेप्रिसिएशन हमने लेस किया होगा, हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे, ताकि क्या हो जाए, इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन का इसमें से खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब ओके ओके। कि जब भी हम मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, बस कहने का मतलब ये तो मैंने समझाने के लिए अभी बना दिया, कहने का मतलब ये है कि ठीक है। जब भी हम मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे, तो वो कंट्रोलेबल आइटम्स की बेसिस पे करेंगे, कंट्रोलेबल रेवेन्यूज, ओ- कंट्रोल कॉस्ट, इसकी बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। और वो आइटम्स, वो ओके एक्सपेंसेस, वो कॉस्ट हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे जो इनके ऊपर मैनेजर का कंट्रोल नहीं है, जो नॉन कंट्रोलेबल है। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। बस ठीक है। अच्छा,
इन्वेस्टमेंट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में भी मैंने तुम्हें बता दिया, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब आओ, अब देखते हैं ये सवाल। ये बताओ। Which of the following describes a cost center? A कौन? unit of output or service. So what cost center? A function or location of which costs are ascertained. A segment of the organization for which budgets are prepared. An amount of expenditure attributed to a particular activity. Acha, cost unit of service. A function or location segment amount. Sir, कॉस्ट। an amount of expenditure attributed क्या to a particular activity. मैंने तुम्हें बताया था सीधे सीधे, जब मैंने कॉस्ट सेंटर के बारे में मैंने तुम्हें सबसे पहली बात ये बताई थी कि A function or जगह जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही हो। ओके ओके, ये जो मैंने बोला ये तो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, मगर कॉस्ट सेंटर इज द प्लेस। ओके, द टू अ फंक्शन और लोकेशन। ओके सर, तरह ये इसका भी आंसर है। ठीक है। अब ठीक। ऊपर था इसमें, ये which of the following best describes a controllable cost? ओके, a cost which arises from decisions already cannot cost of which behavior a cost which can be influenced by a specific thing. इसको थोड़ा सा सोचो। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, देखो, बजट होल्डर, बजट होल्डर का मतलब है बजटरी कंट्रोल। देखो, बजट होल्डर कौन होगा, जरा इसको सोचो। बजट, बजट कौन कहाँ पे बनता है? बजट जो है वो, शायद हमने बजट के बारे में कुछ बात की थी, या मुझे याद नहीं है। बहरहाल जी देखो। सर, हमने की थी बात बजट की। ये हाँ। कंट्रोल जो होता है, जो प्लानिंग और कंट्रोल वाली जगह होती है, तो कंट्रोल में आता है बजट। देखो, बजट जो है ना, बजट होल्डर कौन होता है? बजट होल्डर, बजट बनाने वाले जो है ना, क्या कहते हैं, बजट बनाने वाला तो हमारा हेड ऑफिस होता है। ठीक है। ठीक है, बजट कहाँ कौन बनाता है? जी, बनाता है हेड ऑफिस। लेकिन बजट होल्डर कौन होता है? जिसको वो बजट दिया जाता है बना के। ठीक है, तुम मैनेजर हो। ये ठीक जो है। मैनेजर होता है। हाँ, मैनेजर हो। तुम्हें बजट बना के दे दिया हेड ऑफिस ने, तो तुमने, तुम्हें दिया किसको? तुम्हें दे दिया, तुम बजट होल्डर हो गए। तुम कौन? करो, तुम्हें उस बजट के लिहाज से टारगेट काम करना है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। समझ गई? तो तुम क्या जी हो? सर, समझ। हाँ, बजट होल्डर यानी कि वो मैनेजर, वो मैनेजर जिसको हम बजट बना के दे देते हैं। ठीक है। और उसके पास अथॉरिटी होती है अपने बजट को कंट्रोल करने की। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने की। अ कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस, देखो लिखा, सही। इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स मैनेजर, समझ लो इसको। बजट होल्डर रहने दो, अभी मैनेजर समझ लो। क्या होगा इसका आंसर? डिसीजन ऑलरेडी टेकन वाला तो नहीं होगा। नंबर वन तो नहीं होगा। अ कॉस्ट फॉर विच द बिहेवियर पैटर्न कैन बी इजीली एनालाइज टू फैसिलिटेट वैलिड budgetary control comparisons. A cost which can be influenced by its budget holders. A cost can which be influenced by its budget holder. A specific cost of an activity or business which would be avoided if the activity or business did not exist. ये फर्स्ट और लास्ट तो नहीं है, अब ये टू और थ्री में कंफ्यूजन है थोड़ी। तो ये तो अ तुम, कॉस्ट फॉर विच द पहले बिहेवियर। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसका आंसर जो है ना, वो ये है। ठीक है। देखो, इन्फ्लुएंस ओके, समझाए। ठीक। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होगी? कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होगी किसी भी मैनेजर के लिए जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसपे वो असर अंदाज। सही है। हाँ, ठीक है। जिसपे वो असर अंदाज हो सकता है, जिसपे उसका इख्तियार है।
ठीक है, तो वो कंट्रोल, ओके, ठीक है। तो ये जो है ना ठीक है सर। हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आज हमारा चैप्टर जो है ना ये हमारा हो गया कंप्लीट तकरीबन, ठीक है। अब जो है ना आगे जो ओके। करेंगे आगे, हाँ आगे एक और चैप्टर है, वो चैप्टर मैं तुम्हें फिर, हाँ वो मैं तुम्हें समझा दूंगा इंशाल्लाह, इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बताओ कि संडे को ले सकता हूँ क्लास, यानी कि डे आफ्टर टुमारो पढ़ा सकता हूँ? न, नहीं सर, संडे को तो कुछ ना कुछ हो रहा चल रहा होता है सर। हाँ, वही मेरे तो फिक्स टाइमिंग सर आप मुझे बताएं, ताकि मैंने और क्लासेस भी लेनी होती हैं, मैं उसी तरह पे मैनेज करूं। वैसे तो आपने मेरे जो टाइमिंग्स रखे हुए हैं वो मुझे तो सूटेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंज करके ना फिर मुझे आप फिक्स टाइमिंग्स एवरी टाइम के रख दें सर, क्योंकि फिर मेरे लिए रोज नया या एवरी वीक में टाइम चेंज नहीं कर सकती, मुझे फिर आगे अपने टाइमिंग्स बताने होते हैं।